हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो सबसे पहले हमने इसका डायग्राम बना रखा है, इस डायग्राम को डिस्कस करेंगे। साथ साथ में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें इसमें डिस्कस करूंगा और इसका मैथमेटिक्स भी ड्राइव करूंगा और बताऊंगा कैसे हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमटी की बैकबोन बना हुआ है। इसमें बेसिकली है क्या कि इसकी जो मैथमेटिक्स फॉर्म है उन्हें जिन्हें मैं बताना चाहूँगा। एक तो है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल होता है, ये इसका मैथमेटिक्स है। और एक इसकी फॉर्म होती है कर्ल ई इजकल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल टी। तो ये दो एक्सप्रेशंस हैं जिन पे इसका पूरा डिस्कशन है। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम इसके इक्वल होता है। और कर्ल ई बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल टी, ये जो हमारा डिफरेंशियल फॉर्म है इसकी फैराडे लॉ की, जो बताता है कि जब बी टी के हिसाब से चेंज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है। बेसिकली यूनिफिकेशंस क्या है, व्हाट इज यूनिफिकेशंस? यूनिफिकेशंस में क्या है कि बी जब टाइम का फंक्शन होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है। और मैक्सवेल ने इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ा के कहा कि अगर ऐसा है कि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड जब बी टी का फंक्शन होता है ई पैदा करता है, तो मैक्सवेल का कहना यह था कि सदा ऐसा भी होगा कि जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के हिसाब से बदलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। पूरी की पूरी ईएमटी का बैकबोन है ये जो मैं अभी बोल रहा हूं कि जो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है टी के हिसाब से भी चेंज हो रहा है, ई पैदा कर रहा है। और कर्ली जो माइनस डेल वी अपॉन डेल टी है। जब हम इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में कन्वर्ट करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये टर्म जीरो होगी, क्योंकि बी या तो टी का फंक्शन नहीं होगा या बी नहीं होगा। तो अगर बी नहीं है, बी जीरो है, तो कर्ल ई जीरो हो गया, तब भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में आ गए। और बी अगर टी का फंक्शन नहीं है तब भी कर्ल ई जीरो हो गया, तब भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में आ गए। तो हमारे पास में महत्वपूर्ण चीज क्या है? वो महत्वपूर्ण चीज ये है कि बी जब टी के हिसाब से चेंज होता है तब हमारा ई पैदा होता है। इस चीज को हम इस डायग्राम से समझने का प्रयास करेंगे। और फैराडे के बारे में मैं दो चार बातें जो महत्वपूर्ण कहना चाहूंगा वो ये है कि फैराडे बेसिकली बहुत लंबे समय तक इस एक्सपेरिमेंट के साथ जुड़े रहे। उनके पास क्या था कि वो चाहते थे कि मैग्नेट का और इलेक्ट्रोस्टैटिक का कोई आपस में लिंक जोड़ना चाहते थे कि मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड में आपस में कोई कनेक्शन है या नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, एक कॉइल ली और कॉइल के साथ साथ उन्होंने एक मैग्नेट रखा और उसको लेके मैग्नेट को लेके उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। बार बार वो मैग्नेट को रख देते थे, कॉइल को रखते थे और बार बार यहाँ डिफ्लेक्शन का प्रयास करते थे। तो इसका इस तरीका का कोई डिफ्लेक्शन इसमें नहीं देखा गया। लेकिन क्या हुआ, जब बहुत लंबा समय गुजर गया और कुछ भी उनका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आया तो उन्होंने इस पूरे के पूरे एपरेटस, पूरे सिस्टम को फेंक दिया। और जैसे ही फेंका तो इस मैग्नेट के और इस कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन हो गई। रिलेटिव मोशन के चलते फ्लक्स में बदलाव हुआ और जैसे ही फ्लक्स बदला तुरंत से ही इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हुआ और इंड्यूस्ड करंट पैदा हो गई, जिसके चलते यहाँ पे इसके अंदर डिफ्लेक्शन मिल गया। और ये एक्सपेरिमेंट आज की डेट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शंस का सबसे महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। और ईएमटी का सबसे महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट अगर मैं कहूँ तो ये फैराडे लॉ ही है, क्योंकि पूरी ईएमटी जो है वो इसी पे बेस है। डायग्राम समझने का प्रयास करते हैं, फिर उसके बाद इसका मैथ डेवलप करते हैं। इसमें हम क्या देख रहे हैं डायग्राम में कि एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट, जिसमें नॉर्थ और साउथ दो पोल होंगे। हम सभी जानते हैं कि मैग्नेट जो होती है उसके दो पोल होते हैं, एक हमारा नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। उसके साथ साथ ये हमारी एक सोलिनॉइड है। सोलिनॉइड के बारे में हम सब जानते हैं कि जो सोलिनॉइड बनती है वो सोलिनॉइड के ऊपर सर्कुलर कॉइल होती हैं और बहुत सारे टर्न्स जो है वो उसके ऊपर कवर किए हुए होते हैं। तो ये हमारी सर्कुलर कॉइल है, ये जो हम देख रहे हैं ये सर्कुलर कॉइल है। इधर का पीछे वाला हिस्सा इसका दिख नहीं रहा है, लेकिन ये पूरा का पूरा हिस्सा इस तरीका से होता है कि जैसे हम एक वुड लें, लकड़ी लें और उसके ऊपर पूरी की पूरी सर्कुलर कॉइल के ऐसे टर्न्स लगा दें पूरी की पूरे को, और फिर क्या करें, उस पूरे के पूरे को एकदम से बाहर खींच लें। तो जो पूरा का पूरा सिस्टम बनेगा उसे हम बोलते हैं सोलिनॉइड। तो ये हमारी सोलिनॉइड है। इसमें सोलिनॉइड के अंदर ये टर्न्स हैं जो वेरियस टर्न्स ये दिखाई दे रहे हैं। और ये हमारा अमीटर है जिसके अंदर करंट को मीजर किया जाएगा। अमीटर सदा जो है करंट को मीजर करता है। साथ साथ हम इसमें ये देख रहे हैं
कि जब हम बार मैग्नेट को नॉर्थ साउथ पोल में, नॉर्थ फेसिंग मैग्नेट को इस कॉइल के पास लेकर आते हैं और देखते हैं कि क्या इस पर असर पड़ता है, तो हम देखते हैं कि इसके अंदर जो करंट है वो फ्लो करने लगती है और करंट की जो डायरेक्शन है वो हमारी इस दिशा में करंट होती है। ये देख रहे हैं हम, करंट की डायरेक्शन ये है जब ये नॉर्थ पोल है। साथ साथ क्या हम देखेंगे कि जैसे हम इस बार मैग्नेट को इधर लाने की कोशिश करेंगे तो ये जो हमारी कॉइल है इसका जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड होगा वहाँ ये वाला जो सिरा है दिस वाला, ये हमारा नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो नॉर्थ पोल को जब नॉर्थ पोल की तरफ लाने का प्रयास करेंगे, ये सिरा हमारा नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। नॉर्थ पोल को लाने का प्रयास करेंगे तो रिपेल करेगा, और रिपेल का जो मतलब होगा वो होगा इसका पोजीशन। क्या करेगा, ये नॉर्थ पोल जितना ये नज़दीक लाने का प्रयास करेगी इतना ही नॉर्थ पोल के बीच का सेपरेशन कम होगा। जितना सेपरेशन कम होगा नॉर्थ पोल के बीच में, उतना ही फोर्स ज़्यादा लगेगा। फिर भी आप मैग्नेट को आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं तो आप वर्क करेंगे, और वर्क जो है वो किस फॉर्म में, जो वर्क हम कर रहे हैं मैकेनिकल वर्क करेंगे वो ही हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मैकेनिज्म में जब हम इसको इधर की तरफ लाते हैं, यहाँ नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है, नॉर्थ पोल पास आता है। तो नॉर्थ पोल जब पास आता है तो जितनी डिस्टेंस उनके बीच की कम हो जाती है, दोनों पोलों के बीच की, उतना ही रिपल्सिव फोर्स क्या होने लगता है, ज़्यादा होने लगता है। और फिर भी आप उसे पास लाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको वर्क करना पड़ता है, और वर्क ही किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। तो ये बेसिकली क्या है, मैकेनिकल वर्क को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ये एक्सपेरिमेंट पूरा। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है ये। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर इस बार मैग्नेट को दूर ले जाते हैं, क्या करते हैं, इस बार मैग्नेट को पास ना ला के दूर लाते हैं, तो इसकी पोलरिटी जस्ट रिवर्स हो जाती है। जो ये पोलरिटी हम देख रहे हैं, ये करंट की जो डायरेक्शन है जस्ट रिवर्स हो जाएगी सारी। अब ये वाला जो सिरा है वो साउथ पोल की तरह बिहेव करने लगता है। जब ये साउथ पोल की तरह बिहेव करता है, ये नॉर्थ पोल की तरफ ला रहा है, और लाना आप इधर की तरफ चाह रहे हैं, तो साउथ पोल में और नॉर्थ पोल में अट्रैक्शन होगा। तो साउथ पोल नॉर्थ पोल में अट्रैक्शन होने से, और मैं एक चीज भी आपसे बताना चाहूंगा है कि रिपल्सन और अट्रैक्शन दोनों रहेंगे। हालांकि क्यों, साउथ पोल और नॉर्थ पोल इनमें तो हो जाएगा अट्रैक्शन, और साउथ पोल में हो जाएगा रिपल्सन। लेकिन साउथ पोल और नॉर्थ पोल है नजदीक, तो ये अट्रैक्शन ज्यादा होगा, साउथ पोल का रिपल्सन कम होगा। तो ओवरऑल क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। सिस्टम अट्रैक्ट हो रहा है, फिर भी आप उसे दूर ले जा रहे हैं, तो फिर से आपको वर्क करना पड़ेगा। और जो वर्क है वो आपका जो वर्क है वो मैकेनिकल वर्क होगा। वही फिर किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में जो स्टोर होता है, चाहे मैग्नेट को आप पास को लाएं चाहे दूर को लाएं, इसका काम, इस पूरे सर्किट का काम क्या है, इस मैग्नेट की मोशन को अपोज करना है। साथ साथ ये भी याद रखें कि आप फ्लक्स को जो चेंज कर सकते हैं, उस फ्लक्स को हम सब वाकिफ हैं इस चीज से। फ्लक्स को चेंज करने का यहाँ जो तरीका है, तरीका फ्लक्स को चेंज करने के कई सारे होते हैं। मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि वो एक लंबा डिस्कशन है। लेकिन एक चीज यहाँ बताना चाहूंगा कि हम ऐसा नहीं है कि मैग्नेट को ही चलाएं। इस पूरे के पूरे सर्किट जो हमारा पूरा का पूरा मैकेनिज्म है, ये कॉइल वाला, अमीटर वाला, ये पूरा, इसको भी आप मूव करा सकते हैं इसके पास, इससे दूर भी ले जा सकते हैं। इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होना जरूरी है। फ्लक्स का बदलाव होने का किस तरीका से आप बदलाव कर सकते हैं, फ्लक्स को इन दोनों को पास लाएं, इसको भी पास लाएं, इसको भी पास लाएं। एक तरीका तो यह है, तब फ्लक्स हमारा तेजी से चेंज होगा। एक क्या तरीका है, इसको स्टेशनरी अवस्था में रखें, केवल इसी को पास लाएं, फ्लक्स चेंज होगा लेकिन स्लोली चेंज होगा। इन दोनों को दूर ले जाएं। अब जो फ्लक्स है उसमें आप देखेंगे, फ्लक्स जो है अगर ये दोनों दूर दूर जाते हैं तो फ्लक्स जो पासिंग है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये भी दूर जा रहा है और ये भी दूर जा रहा है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट अपने आप ही कम हो जाएंगे। जब फ्लक्स तेजी के साथ चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ तेजी के साथ बदलेगा और इंड्यूस्ड करंट भी तेजी के साथ बदलेगी। और अगर ये दूर दूर हो जाएंगे तो फ्लक्स में जो बदलाव है वो स्लो होगा, क्योंकि कम फ्लक्स पास करेगा। तो उसी हिसाब से ये ईएमएफ चेंज होते हैं। तो जो हमारा मैथमेटिक्स डिस्क्रिप्शन है वो यही है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है उसकी जो वैल्यू है वो हमारी होती है -d∅v/dt। और मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में आप सब वाकिफ हैं,
मैग्नेटिक फ्लक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है फाई बी की वैल्यू इंटीग्रल एस बी डॉट डी एस। ये मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन है, फाई बी इजकल टू इंटीग्रल एस बी डॉट डी एस। ये मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड बी सरफेस एलिमेंट डी एस से पास करे तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू हमारी बी डॉट डी एस होगी। अब अगर हम इंटू जी एम एफ, इसको हम बोलते हैं हम इंटू जी एम एफ, और साथ साथ इसमें आप लेंज लॉ को भी समझ लें। यहाँ लेंज लॉ भी है, ये इस नेगेटिव साइन से आता है दिस, ये लेंज लॉ बताता है। ये क्या कहता है कि इंट्यूज ईएमएफ और इंट्यूज करंट, क्योंकि इंट्यूज ईएमएफ इंट्यूज करंट के प्रोपोर्शनल होगा। केवल ये सर्किट क्लोज होना चाहिए इंट्यूज करंट को फ्लो कराने के लिए। अगर ये सर्किट क्लोज है तो इंट्यूज ईएमएफ पैदा हो रहा है तो इंट्यूज करंट पैदा होगी, क्योंकि जो इस सर्किट का रेजिस्टेंस है, अगर हम इंट्यूज करंट की वैल्यू को निकालना चाहते हैं तो जो सर्किट का वो है रेजिस्टेंस, उसे ईएमएफ और रेजिस्टेंस को डिवाइड कर दें। यहाँ ये ईएमएफ है, ये रेजिस्टेंस है, ये हमारी इंट्यूज करंट आ जाएगी, इंट्यूज करंट। तो इंट्यूज ईएमएफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारी इंट्यूज करंट होती है। इसमें महत्वपूर्ण चीज क्या है कि अगर हम इस एक्सप्रेशंस को यहाँ पे रखें, अब हम देखते हैं कि इंड्यूस ईएमएफ को कैसे डिफाइन करते हैं। दोनों चीजें मैं समझाता हूँ कैसे डिफाइन करते हैं। कि अगर हमारा फोर्स की बात हम करें, इलेक्ट्रिक फील्ड ई में अगर फोर्स की बात करें, चार्ज अगर हमारा क्यू है, तो फोर्स की जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है हमारी क्यू ई, एफ इजिकल टू क्यू ई। और डी डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क डन, अगर चार्ज क्यू डी एल लेंथ चलाया जाए तो डी डब्ल्यू की वैल्यू होती है हमारी एफ डॉट डी एल। एफ हमारा होता है क्यू ई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, अगर चार्ज क्यू है उस पर फोर्स देखा जाए तो कितनी वैल्यू होगी क्यू ई। और डी डब्ल्यू होता है हमारा एफ डॉट डी एल, अगर हमारा क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ई में डी एल लेंथ ले जाया जाए तो उस पर जो वर्क होगा वो उसकी वैल्यू होगी एफ डॉट डी एल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू ई डॉट डी एल, इसे डी डब्ल्यू अपॉन क्यू कर दें, इसको लिख दें ई डॉट डी एल, इसको इंटीग्रेट कर दें, इसको भी इंटीग्रेट कर दें, पूरा लाइन इंटीग्रल ले लें, क्लोज लूप ले लें, पूरा क्लोज लूप, यहाँ पे भी क्लोज लूप लें। ये डेफिनिशंस इंड्यूस ईएमएफ की आ जाएगी, दिस वन। स्मॉल ई से दिखा रखा तो स्मॉल ई से ही दिखाई देता हूँ इसे। यहाँ से डेफिनिशंस बनती है इंड्यूस ईएमएफ की। क्लोज्ड पाथ का मतलब क्या होगा कि हमने एक यूनिक चार्ज लिया और इस चार्ज को पूरे के पूरे इन पॉइंटों से गुजारते हुए, सारे पॉइंटों से गुजारते हुए इस यूनिक चार्ज को जहां से शुरू किया था वहीं पर तक ले आए। पूरे पाथ के अंदर, इस पूरे क्लोज्ड पाथ में यूनिक चार्ज को ले जाने में जितना वर्क होगा वो हमारा इंड्यूस ईएमएफ कहलाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी होती है ई डॉट डी एल। तो इसको हम क्या लिख पाएंगे, इंड्यूस ईएमएफ को लिख पाएंगे लाइन इंटीग्रल इन क्लोज्ड पाथ ई डॉट डी एल इजकल टू माइनस डी ओवर डी टी इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डी एस। ये हमारी क्या कहलाती है, या इसको हम इंड्यूस ईएमएफ लिख सकते हैं इजकल टू दिस वन। ये कहलाती है हमारी इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ। उसके बाद अगर हम इस एक्सप्रेशंस को देखें, लाइन इंटीग्रल को कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट लाइन इंटीग्रल इनटू सरफेस इंटीग्रल। कौन सी थ्योरम लगाते हैं बच्चों, स्टोक्स थ्योरम। तो ये हमारा ई डॉट डी एल कितना आ जाएगा, सरफेस इंटीग्रल कर्ल ई डॉट डी एस इजकल टू, इस याद रखें कि अगर हम डी ओवर डी टी को अंदर ले जाना चाहते हैं तो लिबनिज थ्योरम ये कहती है
कि जो इसका डेरिवेटिव है डी ओवर डी टी वो पार्शियल डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको हम लिख पाएंगे माइनस डेल वी अपॉन डेल टी सरफेस इंटीग्रल डॉट डी एस। दोनों को एक साथ ले आए, एस कर्ल ई प्लस डेल वी अपॉन डेल टी डॉट डी एस इजकल टू 0। क्योंकि सभी सरफेस एलिमेंट के लिए सही है, तो अगर डी एस हमारा 0 नहीं है तो कर्ल ई की जो वैल्यू है वो हमारी बन जाती है माइनस डेल वी अपॉन डेल टी। और ये हमारा एक्सप्रेशंस क्या कहलाता है? ये कहलाती है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ। ये हमारे पास लिंक क्या है? दिस इज द लिंक। ये वेक्टर लगा दें, सभी वेक्टर क्वांटिटी हैं। इससे एडवांटेज क्या है? एडवांटेज में यह है कि इसके स्पेशल फिर केसेज हैं। स्पेशल केसेज कौन कौन से हैं उन्हें भी देखें। स्पेशल केसेज में एक संभावना है बी हमारा 0 हो, मैग्नेट हो ही ना, उस समय पे कर्ल ई की वैल्यू 0 हो जाएगी, कर्ल ई हमारा 0 हो जाएगा और हम कहां पहुंच जाएंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। फिर हमारी ईएमटी पिक्चर में ही नहीं आएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की कोई बात ही नहीं है। और दूसरा क्या है कि बी अगर हमारा टी का फंक्शन ना हो, इफ बी इज नॉट द फंक्शन ऑफ टाइम, तो डेल वी अपॉन डेल टी हमारा क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तब हमारा कर्ल ई फिर 0 हो जाएगा। इस केस में क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक बी एग्जिस्ट तो करेगा लेकिन यूनिफिकेशन नहीं होगा। यूनिफिकेशन कब होता है? यूनिफिकेशन जब होता है जब बी टी का फंक्शन हो। और पिक्चर में कहां से आती है? पिक्चर में ईएमटी यहां से पिक्चर में आएगी कि बी फंक्शन जब टाइम का हो, तो इससे ई पैदा होगा और उस ई की वैल्यू इस एक्सप्रेशन से आएगी, कर्ल ई बराबर माइनस डेल बी अपॉन डेल टी से। फायदा इसका कहां उठाते हैं? फायदा ऐसे उठाते हैं कि जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी पे जाते हैं और वहां इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है कि ईएम वेव है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, बी बताइए, तो हम क्या करते हैं? ई जब हमें पता होता है तो ई का कर्ल निकाल लेते हैं। कर्ल निकाल के ई का, ई हमें ज्ञात है तो कर्ल ई भी हमें ज्ञात हो जाएगा। कर्ल हम सब जानते हैं कैलकुलेट करना। डिटर्मिनेंट में ले लेते हैं इस तरीका से, आई जे के डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड ई एक्स ई वाई ई जेड। तो कर्ल ई को कैसे कैलकुलेट कर लेंगे? कर्ल ई कैलकुलेट हो जाएगा, यहां मैं दिखा रहा हूं, आई जे के डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड। और यहां पे ई की जगह पे क्या ले लेंगे बच्चों? ई एक्स ई वाई और ई जेड। और इस पूरे की वैल्यू को माइनस डेल बी अपॉन डेल टी कर देंगे और बी के 3 कंपोनेंट ब्रेक कर देंगे, बी एक्स आई बी जे बी वाई जे प्लस बी जेड के। बी क्या हो जाएगा हमारा? बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। यहां से हमारे इन जनरली इनमें से 2 कंपोनेंट 0 होते हैं इन जनरल। तो उसके बाद में इसको दोनों डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं, कर्ल ई कैलकुलेट करके यहां से उसे माइनस डेल बी अपॉन डेल टी के बराबर कर लेते हैं। और बी निकालने के लिए क्या करते हैं? जैसे हमें कर्ल ई ज्ञात हो जाता है, डी टी को इधर ले आते हैं और उसे इंटीग्रेट कर देते हैं, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। थोक के भाव में क्वेश्चंस आते हैं देश के, अगर आप एग्जाम उठाओगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो लाइन लग के क्वेश्चंस आते हैं। ई देता है और ई के बाद में हमसे क्या पूछता है? बी कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड दिस वन है, अब उसका बी निकालिए। तो सबसे ज्यादा यही एक्सप्रेशंस हमें जरूरत पड़ती है, वहां पे हम इसे अप्लाइड में लेके चल रहे होते हैं। तो ये हमारा महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट था, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और यूनिफिकेशंस क्या है, मैं एक छोटी सी बात आपको क्लियर कर दे रहा हूं। यहां से हमारी ईएमटी का बैकबोन है ये। अगर मैं कहूं तो ईएमटी की कुछ पर्टिकुलर बैकबोन है, उनमें एक बैकबोन ये है जो कहता है कि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है उसका कर्ल माइनस डेल बी अपॉन डेल टी होता है। तो पहले क्या है कि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से
इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा है और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है उसका कर्ल माइनस डेल बी अपॉन डेल टी के इक्वल होता है। दिस इज द स्टेटमेंट। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि जब कोई मैग्नेट पास लाई जाएगी किसी सोलिनॉइड के पास या किसी ऐसे सर्किट के पास जिसमें कॉइल्स हों और उसके पास हम मैग्नेट को लाएंगे, जब तक वो मैग्नेट के अंदर फ्लक्स का चेंज होगा तब तक उसमें इंड्यूज ईएमएफ प्रभावित होगा और इंड्यूज ईएमएफ के साथ साथ इंड्यूज करंट भी होगी। और इंड्यूज करंट उसी स्वयं का जो उसको क्रिएट कर रहा है उसी का विरोध करती है, अपने खुद के क्रिएशन का विरोध करती है इंड्यूज करंट। उसको कहते हैं हम लेंज लॉ। नेगेटिव साइन हमें यही बताता है। लेंज लॉ कहता है, हिंदी में जब हम पढ़ते थे तो लिखते थे कि प्रेरित धारा उसी का विरोध करती है जिसके कारण वो पैदा होती है। तो जो उसका बेसिक कॉज है जिसके कारण पैदा हो रही है उसी का पोजीशन होता है। यही हम क्या देख रहे थे कि जब ये नॉर्थ पोल था पास लाए तो ये नॉर्थ पोल बना, तो इसने क्या किया, पैदा यहां हो रही थी करंट। जब ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा था तो इस नॉर्थ पोल पास को ला रहे थे, तो नॉर्थ पोल जैसे ये बिहेव कर रहा है नॉर्थ पोल की तरह, तो इसका पोजीशन कर रहा है। अगर इस नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे हैं तो ये साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन रिवर्ट हो जाएगी जस्ट, तो वहां पे हम क्या कहेंगे, फिर भी विरोध हो रहा है, क्योंकि फिर ये दूर जाने का विरोध करेगा। साउथ पोल की तरह जैसे ये बिहेव करेगा तो ये नॉर्थ पोल को दूर नहीं ले जाना चाहेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो दोनों बार, चाहे वो पास आए और चाहे दूर जाए मैग्नेट, उसका दोनों बार अपोजिशन होता है। यही हमारा क्या कहता है, यही स्टेटमेंट है लेंज लॉ का। यही जो अपोजिशन है, किस चीज का अपोजिशन, मैग्नेट की मोशन का। या मैग्नेट को स्थिर रख दें, कॉइल को चलाएं, तब भी सेम अपोजिशन देखने को मिलेगा। तो जो हमारी ये रिलेटिव मोशंस होती हैं उनका अपोजिशन होता है, और यही हमारा अपोजिशन क्या कहलाता है, लेंज लॉ। और दूसरी महत्वपूर्ण यह है कि इसके अंदर मैकेनिकल वर्क जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है, स्टोर होता है। तो ये भी सब याद रखें। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लेवल पे अगर आप इतनी सब बातों को समझते हैं तो काफ़ी आसानी से फिर आगे लोग को समझ पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।